26 जनवरी 1950 को भारत इस अर्थ में एक प्रजातांत्रिक देश बन जाएगा कि उस देश में भारत में जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए बनी एक सरकार होगी। यही विचार मेरे मन में आता है। उसके प्रजातांत्रिक संविधान का क्या होगा? क्या वह उसे बनाए रखेगा या उसे फिर से खो देगा? मेरे मन में आने वाला यह दूसरा विचार है और यह भी पहले विचार जितना ही चिंताजनक है। यह बात नहीं है कि भारत ने कभी प्रजातंत्र को जाना ही नहीं। एक समय था जब भारत गणतंत्रों से भरा हुआ था और जहां राजसत्ताएं थीं वहां भी या तो वे निर्वाचित थीं या सीमित, वे कभी निरंकुश भी नहीं थीं। यह बात नहीं है कि भारत संसदों या संसदीय क्रियाविधि से परिचित नहीं था। बौद्ध भिक्षु संघों के अध्ययन से यह पता चलता है कि न केवल संसद, क्योंकि संघ संसद के सिवाय कुछ नहीं थे, बल्कि संघ संसदीय प्रक्रिया के उन नियमों को मानते और पालन करते थे जो आधुनिक युग में सर्वविदित हैं। उनके पास बैठक व्यवस्था, प्रस्तावना, विश्लेषण एवं समाधान, कोरम, अनुदेश, वोटों की गिनती, बैलेट द्वारा मतदान, निंदा प्रस्ताव, नियमितीकरण आदि के बारे में नियम थे। हालांकि संसदीय प्रक्रिया के नियमों को बुद्ध ग्रंथ संघ के अनेक अलग अलग बैठकों में लागू किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि संघों ने उन्हें अपने समय में देश में काम करने वाले राजनीतिक विधानसभाओं के नियमों से उधार लिया होगा। भारत ने इस लोकतंत्र प्रणाली को खो दिया, पर क्या वह दूसरी बार उसे खोएगा? मैं नहीं जानता, परंतु भारत जैसे देश में यह बहुत संभव है जहां लंबे समय से उनका उपयोग न किए जाने को उसे एक बिल्कुल नई चीज समझा जा सकता है। तानाशाही प्रजातंत्र का स्थान लेने। इस नवजात प्रजातंत्र के लिए यह बिल्कुल संभव है कि वह आवरण प्रजातंत्र का बनाए रखे, किंतु वास्तव में वह तानाशाही हो। चुनाव में महाविजय की स्थिति में दूसरी संभावना के यथार्थ बनने का खतरा अधिक है। प्रजातंत्र को केवल बाह्य रूप से ही नहीं बल्कि वास्तव में बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरी समझ से हमें पहला काम यह करना चाहिए कि अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्ठापूर्वक संवैधानिक उपायों का ही सहारा लेना चाहिए। इसका अर्थ है हमें क्रांति का खूनी रास्ता छोड़ना होगा। इसका अर्थ है हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग और सत्याग्रह के तरीके छोड़ने होंगे। जब आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का कोई संवैधानिक उपाय न बचा हो तब असंवैधानिक उपाय उचित जान पड़ते हैं, परंतु जहां संवैधानिक उपाय खुले हों वहां इन असंवैधानिक उपायों का कोई औचित्य नहीं है। ये तरीके अराजकता के व्याकरण के सिवाय कुछ भी नहीं है और जितनी जल्दी हो इन्हें छोड़ दिया जाए हमारे लिए उतना ही अच्छा है। दूसरी चीज़ जो हमें करनी चाहिए वह है जॉन स्टुअर्ट मिल की उस चेतावनी को ध्यान में रखना जो उन्होंने उन लोगों को दी जिन्हें प्रजातंत्र को बनाए रखने में दिलचस्पी है। अर्थात हमें अपनी स्वतंत्रता को एक महानायक के चरणों में भी समर्पित न करें या उस पर विश्वास करके उसे इतनी शक्तियां प्रदान न कर दें कि वह संस्थाओं को ही नष्ट करने में समर्थ हो जाए। उन महान व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने में कुछ गलत नहीं है जिन्होंने जीवन पर्यंत देश की सेवा की हो, परंतु कृतज्ञता की भी कुछ सीमाएं हैं। जैसा कि आयरिश देशभक्त डैनियल ओ कामेल ने खूब कहा है, कोई पुरुष अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता और कोई महिला अपने सतीत्व की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती और कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता। यह सावधानी किसी देश के मुकाबले भारत के मामले में अधिक आवश्यक है, क्योंकि भारत में भक्ति या नायक पूजा उनकी राजनीति में जो भूमिका अदा करती है उस भूमिका के परिणाम के मामले में दुनिया का कोई देश भारत की बराबरी नहीं कर सकता। धर्म के क्षेत्र में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का सीधा रास्ता है। तीसरी चीज़ जो हमें करनी चाहिए वह है
कि मात्र राजनीतिक प्रजातंत्र पर संतोष नहीं करना, हमें हमारे राजनीतिक प्रजातंत्र को एक सामाजिक प्रजातंत्र भी बनाना चाहिए। जब तक उसे सामाजिक प्रजातंत्र का आधार न मिले, राजनीतिक प्रजातंत्र चल नहीं सकता। सामाजिक प्रजातंत्र क्या है? वह एक ऐसी जीवन पद्धति है जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करती है।